गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कक्षा जमा 2 के इतिहास विषय में आप सबका स्वागत है। और आज का हमारा विषय है मौर्य इतिहास के स्रोत। मौर्य वंश से पहले के इतिहास की जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे पास केवल धार्मिक ही ग्रंथ हैं और हमको इन्हीं ग्रंथों पर निर्भर रहना पड़ता था। परंतु मौर्य वंश के इतिहास को जानने के लिए हमारे पास क्या है, दो तरह के स्रोत उपलब्ध है। एक साहित्यिक और दूसरे क्या है, पुरातात्विक। साहित्यिक स्रोतों में हम कौटिल्य का अर्थशास्त्र, विशाख दत्त का मुद्रा राक्षस, मेगास्थनीज की इंडिका, बौद्ध साहित्य, पुराण, इस तरह के जो स्रोत हमारे पास उपलब्ध है। जबकि पुरातात्विक स्रोतों में अशोक के शिलालेख, अभिलेख और वस्तुओं के अवशेष जैसे चांदी और तांबे के छेद किए हुए सिक्के शामिल हैं। अब जो सबसे पहले हमारे पास है मेगास्थनीज की इंडिका। मेगास्थनीज एक क्या है, ग्रीक इतिहासकार और विद्वान था जो कि सेलुकस के राजदूत के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया और वह लगभग क्या है 5 वर्ष तक यहाँ पे रहा। और उसका समय देखो 302 ईस्वी पूर्व से लेके 298 ईस्वी पूर्व के बीच में रहा। गुप्त मौर्य के दरबार में आया था और माना जाता है कि ये क्या है, मेगास्थनीज के दरबार में क्या है लगभग 5 वर्ष तक रहा और महाराज चंद्रगुप्त के दरबार में राजदूत था। ये समय देखो 302 ईस्वी पूर्व से लेके 298 ईस्वी पूर्व के बीच में ये है पाटलिपुत्र में रहा। और इसने अपनी पुस्तक इंडिका लिखी और उसमें उसने उस समय के भारत के बारे में काफी कुछ लिखा। और ये क्या बोलते हैं, दुर्भाग्य से इस पुस्तक की क्या है, जो मूल प्रति हमारे पास उपलब्ध नहीं है, लेकिन जो बाद के इतिहासकारों के लेखन में उसकी पुस्तक के कई ऐसे अंश मिलते हैं जिससे हमें क्या उस समय के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है जो इसकी कृति थी। और हालांकि बोलते हैं इन वर्णों की सत्यता पर क्या है संदेह है, लेकिन फिर भी इनको हम एकदम से ठुकरा नहीं सकते हैं। मेगास्थनीज का जन्म देखो 350 ईस्वी पूर्व में हुआ था और वो लगभग 46 साल की उम्र में भारत आया था। और मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र तक पहुंचने के लिए उसने क्या है, ईरान से काफी लंबा सफर तय किया और वो पंजाब के रास्ते आया और उसने पंजाब में भी वह बोलते थोड़े समय रुका और उसने वहां का क्या है वर्णन किया है। अब देखो जो मेगास्थनीज की इंडिका में क्या है, भारत का वर्णन, उसने क्या है भारत के जो वर्णन में क्या है, राजा के बारे में लिखा है, राजधानी के बारे में इसमें हमें जानकारी मिलती है, सैनिक प्रबंध के बारे में जानकारी मिलती है, प्रशासनिक प्रबंध के बारे में जानकारी मिलती है और भारतीय समाज के विषय में क्या जानकारी मिलती है और अधिकारियों के बारे में जानकारी मिलती है। और इन सब का क्या मूल्यांकन है। राजा मेगास्थनीज कहता है कि राजा बड़े बड़े महलों में रहता था जो बहुत ही सुंदर और भव्य होते थे। राजा कभी भी एक कमरे में नहीं सोता था, वो क्योंकि सुरक्षा की दृष्टि से, ठीक है। और वह हमेशा क्या है अपने कक्ष को बदलता रहता था और उसकी जो अंगरक्षिकाएं होती वो महिलाएं होती थी। और इसके अलावा क्या है, राजा हमेशा महल में ही रहता था। वो केवल 4 अवसरों पे महल से बाहर जाता था। वो कौन कौन से थे, युद्ध करने के लिए, यज्ञ और हवन करने के लिए, न्याय करने के लिए और शिकार और सैर के लिए बाहर जाता था। बाकी मैक्सिमम समय क्या है, राजा महल के अंदर ही व्यतीत करता था। आगे है राजधानी। चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी कहाँ है, पाटलिपुत्र में थी और यह गंगा और सोन नदी के संगम पर स्थित थी। इसकी जो लंबाई क्या है 9.5 मील थी और इसके चारों ओर क्या है लकड़ी की दीवार थी और इस दीवार के चारों ओर एक खाई होती थी जिसमें क्या है हमेशा पानी भरा रहता था। ये सब क्या है राजधानी की सुरक्षा के लिए किया गया था। और मेगास्थनीज क्या कहता कि जो इसका जो राजमहल था उसमें क्या मध्य एशिया के जो सबसे सुंदर राजमहलों में से क्या एक था, ठीक है। और शहर की व्यवस्था के लिए क्या है 6 समितियों की व्यवस्था की गई थी। और ये 6 समितियां क्या क्या थी, इसमें सबसे पहले देखो कला और कौशल, दूसरी क्या थी विदेशी यात्रियों की देखभाल, तीसरी था जन्म व मृत्यु का ब्यौरा रखना, चौथा था व्यापार की देखभाल करना, पांचवा क्या है तैयार माल को क्या है बेचना और छठा क्या था बिक्री कर को
एकत्रित करने का कार्य करती थी। ये क्या था, ये जो 6 समितियां थी इनका ये कार्य होता। अगला है सैनिक प्रबंध। चंद्रगुप्त मौर्य के पास बोलते बहुत ही विशाल सेना थी, ठीक है। और उसके पास देखिए 7 लाख की सेना थी। उसमें 6 लाख पैदल सैनिक थे, 30,000 घुड़सवार थे, 8,000 रथ, 9,000 हाथी, ठीक है। इनका प्रबंध करने के लिए क्या है, उसने आगे 6 समितियों की गठन किया गया था और इसमें क्या है 30 सदस्य होते थे। और इन 6 समितियों के जो 30 सदस्य हैं उसके आगे 5 भाग होते थे, जिनमें क्या है एक भाग का क्या काम था, वो पैदल सेना की व्यवस्था करते थे, दूसरा घुड़सवार सेना का, तीसरा जल सेना का, चौथा क्या है रथ सेना का, और 5वां जो हाथी सेना का, और छठा क्या था जो आने जाने का सेना के आने जाने का प्रबंध करती थी। प्रशासनिक प्रबंध। प्रजा को क्या है अनेक प्रकार के कर देने पड़ते थे। आय का सबसे बड़ा साधन भूमि कर होता था, ठीक है, जो उपज का 5वां भाग होता था। और उसमें जो प्रजा की कठिनाइयों के लिए क्या है विशेष ध्यान रखा जाता था। उनके लिए देखो भूमि की सिंचाई के लिए क्या है नहरों का निर्माण किया जाता था, यात्रियों की सुरक्षा के लिए क्या है पुलिस का प्रबंध होता था, सरायों का निर्माण किया गया था, और राजा ने हर प्रकार के समाचार प्राप्ति के लिए क्या है बहुत सारे जासूस छोड़े होते थे, जो क्या है पूरे राज्य की जानकारी किसको राजा को देते थे। और जो सारा देश क्या है वो प्रांतों में बटा हुआ था और प्रत्येक प्रांत एक योग्य शासक के अधीन होता था, जिसको क्या है गवर्नर भी कहते थे, और जिसका कार्य क्या है प्रांत में शांति व्यवस्था बनाए रखना। मेगास्थनीज लिखता है कि प्रांत को क्या है आगे जिलों में बांटा हुआ था और जिलों को क्या है गांवों में बांटा हुआ था। और जिले में क्या है बहुत सारे गांव होते थे, और उसमें जो कानून व्यवस्था क्या थी वो बहुत ही सख्त हुआ करती थी, और छोटे छोटे क्या है अपराध के लिए भी है काफी सख्त दंड दिए जाते थे। अगला है अधिकारियों के कार्य। मेगास्थनीज ने मौर्य साम्राज्य के अधिकारियों के बारे में भी विवरण दिया है। उसके अनुसार क्या है ये अधिकारी क्या है विभिन्न प्रकार के कार्य करते थे। कुछ अधिकारियों का कार्य क्या है नदियों की देखभाल करना, कुछ अधिकारी देखो भूमि मापन का कार्य करते थे, कुछ एक अधिकारी क्या है कर वसूली का कार्य करते थे, और कुछ नहरों से उपनहरों के लिए छोड़े जाने वाले पानी के क्या है मुख्य द्वार का निरीक्षण करते थे। कुछ देखो भूमि से जुड़े व्यवसाय लकड़हारों बढ़ई लोहारों तथा खननकर्ताओं का निरीक्षण करते थे। ये अधिकारी क्या है शिकारियों पर भी निगरानी रखते थे, और इन अधिकारियों को क्या है उनके काम के आधार पर क्या है इनाम अथवा दंड दोनों दिए जाते थे। भारतीय समाज के विषय में मेगास्थनीज ने क्या है भारतीय समाज के विषय में बहुत ही रोचकता के साथ वर्णन किया है, और उसने उसमें भारत में क्या है 7 श्रेणियों का वर्णन किया गया है। इनमें जो सबसे पहली कौन थी वो दार्शनिक और विद्वानों की थी, और इनका बोलते समाज में बहुत आदर होता था। दूसरी श्रेणी देखो परिषद के सदस्यों अथवा राज्य अधिकारियों की थी, वे राजा को क्या है राज्य के कार्यों में सुझाव देते थे। तीसरी श्रेणी सैनिकों की थी जो युद्ध के मैदान में जाते थे, और उनकी संख्या बोलते बहुत ज्यादा होती थी। चौथी श्रेणी देखो छोटे छोटे अधिकारियों की थी जो राज्य प्रबंधन में क्या है राजा और गवर्नरों की सहायता करते थे। 5वीं श्रेणी किसानों की थी जो देश के लिए क्या अनाज उत्पन्न करते थे। 6ठी श्रेणी व्यापारी और कारीगरों की थी जो देश के व्यापार और शिल्प की ओर ध्यान देते थे। 7वीं श्रेणी देखो भेड़ बकरी चराने वालों की थी जिनका निर्वाह क्या है शिकार इत्यादि पे निर्भर होता था। अब जो मेगास्थनीज की जो इंडिका का मूल्यांकन है क्या है कि जो कुछ एक इतिहासकार क्या बोलते हैं जो इसके द्वारा जो लिखे गए तथ्य है उसको क्या है वो बहुत ही क्या विश्वसनीय नहीं मानते हैं, और उसके लिए उन्होंने क्या अपने कई सारे तर्क रखे हैं। और उनका मानना है कि जो मेगास्थनीज था उसने अपना अधिकांश समय क्या पाटलिपुत्र के राज दरबार में ही गुजारा, जिसके कारण उसने जो भारत के निम्न वर्ग के लोगों के बारे में जानकारी प्राप्त नहीं हुई, और उसने कई ऐसी सारी बातें लिखी है जो क्या बोलते हैं बहुत ही मनगढ़ंत है। जैसे देखो उसने लिखा है कि उसमें भारत में कुछ ऐसे लोग थे जिनकी एक आंख उनके माथे पे है, और अनेक ऐसे हैं जिनकी नाक ही नहीं है, कुछ ऐसे हैं जिनके कान इतने लंबे हैं कि वे रात्रि को क्या है उनमें ही सो जाते हैं। तीसरा क्या है उसने अनेक घटनाओं का बहुत ही संक्षिप्त वर्णन किया जिसके कारण हम उनका पूर्ण विवरण प्राप्त नहीं कर सकते हैं। अगला क्या है
कौटिल्य का अर्थशास्त्र। मौर्य वंश की जानकारी प्राप्त करने के लिए कौटिल्य का अर्थशास्त्र हमारे लिए क्या है, एक बहुमूल्य स्रोत है। कौटिल्य को चाणक्य के नाम से भी जाना जाता है। वह चंद्रगुप्त मौर्य का परामर्शदाता और प्रधानमंत्री था, और उसके द्वारा जो महान ग्रंथ लिखा गया वो कौन सा है, अर्थशास्त्र। इसमें देखो राजनीति के बारे में जानकारी मिलती है, और इसमें उसने राजा के कर्तव्य, मंत्रियों के गुण, युद्ध विद्या, कूटनीति के नियम, शासन व्यवस्था के सिद्धांतों तथा अन्य राजनीतिक विषयों पर क्या है, प्रकाश डाला है। यह पुस्तक बोलते 15 भागों में विभाजित है, और प्रत्येक भाग में क्या है, शासन व्यवस्था से संबंधित विभिन्न विषयों पर जानकारी दी गई है। सबसे पहले देखो राजा के संबंध में क्या लिखा है। राजा योद्धा होना चाहिए, पढ़ा लिखा होना चाहिए, 4 वेदों का ज्ञाता होना चाहिए, दार्शनिक होना चाहिए, ठीक है। राजनीतिक विषय में ज्ञान होना चाहिए, उसकी शक्तियां सीमित हो, ठीक है, उस पर कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। शासन चलाने के लिए देखो उसको योग्य मंत्रियों को नियुक्त करना चाहिए। राजा को 6 शत्रु काम, क्रोध, लोभ, अहंकार, विलासता और चापलूसी से दूर रहना चाहिए, ठीक है। राजा के अंगरक्षक बोलते उन्हीं को नियुक्त करना चाहिए जिनके बाप दादा शाही नौकरी में काम करते हो। राजा के आदर्श के संबंध में देखो, राजा का सबसे महान आदर्श प्रजा का कल्याण होना चाहिए। प्रजा के दुखों को दूर करने के लिए क्या हमेशा तत्पर रहना चाहिए। राज्य में शांति व्यवस्था बनाए रखें, ठीक है। उसके पास शक्तिशाली सेना होना चाहिए ताकि राज्य का विस्तार कर सके। मंत्रियों के संबंध में क्या लिखता है, राजा को मंत्रियों को नियुक्त किया जाना चाहिए, ठीक है। मंत्री बोलते उसी देश के निवासी हो, उनका चरित्र उच्च होना चाहिए, वे समझदार हो, दूरदृष्टि के स्वामी हो, वेदों के पूर्ण ज्ञाता हो, ठीक है, और वे राज्य के प्रति निष्ठावान होने चाहिए, ठीक है। मंत्री परिषद की जो बैठ के बोलते गुप्त स्थानों पे हो, जहाँ पे कोई परिंदा भी पर न मार सके, ठीक है, और उनके निर्णयों को भी क्या है, गुप्त रखा जाना चाहिए। गुप्तचरों के संबंध में क्या लिखता है, चाणक्य लिखता है कि राजा को अपने साम्राज्य में गुप्तचरों की नियुक्ति करनी चाहिए, ठीक है। और जो ये गुप्तचर है ये क्या है, ये राजघराने से संबंधित होने चाहिए, और ये राज्य के प्रति निष्ठावान होने चाहिए, ये भीष बदल सकते हो, दूरदृष्टि होने चाहिए, उच्च चरित्र के स्वामी हो, ठीक है। और ये जासूसों को बोलते हैं अपने कार्यों में क्या निपुण होना चाहिए, उनको अनेक भाषा आनी चाहिए, और वो राज्य की सारी जानकारी क्या है राजा को दे, ठीक है। पुरुषों की अपेक्षा क्या बोलते हैं, महिला गुप्तचर अधिक उपयोगी सिद्ध होती है। युद्ध के संबंध में चाणक्य कहता है कि शत्रु पे आक्रमण करने से पहले क्या है, उसकी शक्ति अथवा दुर्बलता का पूरा अनुमान लगाना चाहिए, और युद्ध में जो होने वाली हानि और लाभ का भी क्या अध्ययन किया जाना चाहिए। राजा को अपनी राजधानी की सुरक्षा की पूर्ण व्यवस्था करनी चाहिए, ठीक है। युद्ध के समय देखो राजा को वैश्य और शूद्रों को भी क्या सेना में शामिल कर लेना चाहिए, और शत्रु को समाप्त करने के लिए क्या है, उचित अथवा अनुचित विधि अपनानी चाहिए। आर्थिक दशा के संबंध में क्या बोलता है, कौटिल्य के अनुसार लोगों की जो दयनीय आर्थिक दशा क्या बोलते हैं, उनके विद्रोह का कारण बनती है, ठीक है। और ये कहता है कि निर्धनता सबसे बड़ा अवगुण है, क्योंकि निराश होकर वे लोग क्या है, शत्रु से मिल जाते हैं और राज्य का अंत का कारण बन जाते हैं। इसलिए राजा को बोलते हैं प्रजा की आर्थिक उन्नति के लिए क्या है, हमेशा संभव कदम उठाने चाहिए। अब हम अर्थशास्त्र का जो मूल्यांकन करते हैं, इसमें क्या करते हैं कि अर्थशास्त्र में हमें देखो बहुत ही ऐतिहासिक, राजनीतिक, आर्थिक और साहित्यिक पक्ष में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। इसमें राज्य के विभिन्न समस्याओं और शासन की कला का जितना सुंदर विश्लेषण किया गया है, उतना बोलते हैं भारत या विश्व के अन्य किसी भी प्राचीन राजनीतिक विचारक ने नहीं किया है। अगला है विशाख दत्त का मुद्रा राक्षस। विशाख दत्त गुप्त काल का एक विख्यात नाटककार था, और उसने 5वीं शताब्दी में मुद्रा राक्षस नामक एक विख्यात नाटक लिखा, ठीक है। इसमें उसने देखो नंद वंश के पतन और चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा मौर्य वंश की स्थापना का वर्णन किया है। इस नाटक में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए देखो एक विशाल तथा कुलहीन शब्दों का प्रयोग किया गया है। आ गए जैन और बौद्ध ग्रंथ, ठीक है। जैन ग्रंथ में हमें जानकारी मिलती है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या अपने अंतिम समय में क्या है, जैन धर्म को अपनाया था, और जैन परंपरा के अनुसार उसने देखो मरण व्रत रखकर अपने जीवन का अंत किया। इसमें इस बात का पता चलता है कि मौर्य लोग क्या है, मोरों को पालने वाले थे, जबकि बौद्ध ग्रंथ दीपवंश महावंश में अशोक द्वारा बुद्ध धर्म के प्रचार के लिए किए गए प्रयासों का पता चलता है। और दिव्याबान देखो में बिंदुसार और अशोक के शासन पे क्या है, प्रकाश डालते हैं। पुराण समय
पता चलता है कि नंद वंश के राजा शूद्र जाति के थे और एक ऊंची जाति के ब्राह्मण कौटिल्य ने उनके वंश का विनाश करके चंद्रगुप्त मौर्य को सिंहासन पे बिठाया। शिलालेख और स्मारक। ये शिलालेख देखो चट्टानों और स्तंभों पर अंकित थे और मौर्य काल के जो सिक्के हैं वो भी हमें उस समय के इतिहास के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। जबकि स्मारक में देखो मौर्य काल के जो कलात्मक वस्तुओं और स्मारकों से भी उस समय की संस्कृति और सभ्यता का पता चलता है। उस समय के मठों, गुफाओं, स्तूपों और विहारों से उस समय की कला और संस्कृति का अनुमान लगाया जा सकता है। इनमें देखो सांची का स्तूप सबसे प्रमुख है। तो ये हमारे पास ये जो मौर्य वंश के प्रमुख इतिहास को जानने के स्रोत थे, तो ये हमारे पास है। तो आज का चैप्टर हमारा यहीं पे खत्म होगा। अगला चैप्टर